Hello students, hello everyone. Welcome to online classes of Amir Maharaja PG College, Department of Chemistry. आज हम इस लेक्चर में कल जो अपना लेक्चर था वो यूनिट 5 फिज़िकल केमिस्ट्री का चल रहा था, उसी लेक्चर से रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं और उसी यूनिट का जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। आज का अपना टॉपिक है हिमांक का अवनमन। इससे पहले हमने कथनांक में उन्नयन देखा था। कथनांक में उन्नयन क्या है उसको समझने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये कॉलगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कॉलगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं अणुसंख्या गुणधर्म है, उन्हीं के ही करैक्टर्स होते हैं। ये 4 प्रकार के गुणधर्म हैं, उनमें से हमने एक करैक्टर है वो कल देख लिया था। आज हम इस लेक्चर में हिमांक का अवनमन देखेंगे कि हिमांक जो होता है उसका अवनमन क्या होता है। हिमांक अवनमन को देखने से पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। जब किसी द्रव तथा ठोस अवस्था के वाष्प दाब समान होते हैं तो उस ताप को फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु कहा जाता है। या और हम इसको क्या कह सकते हैं, ठोस तथा द्रव जिस बिंदु पर एक दूसरे के साम्यावस्था में होते हैं उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के किस अवस्था में होंगे, साम्य अवस्था में होंगे, सॉलिड और लिक्विड, तो उसे क्या कहा जाएगा, सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। कल देखो हमने इसमें कथनांक में उन्नयन जो देखा था उसका एक कर्व बनाया था इसी तरह का, उसी तरह का ये कर्व है। इसमें हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये कर्व है वो ड्रॉ किया गया है। वायुमंडलीय जो प्रेशर है वो P0A है सॉल्वेंट का, लेकिन जैसे ही उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड का फ्रीजिंग पॉइंट धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। किस तरह से डिक्रीज़ होगा वो देखते हैं। उस समय इनका जो प्रेशर होगा वो P1 और P2 होगा। इसी तरह से हमने उसमें बात की तो उसमें टेम्परेचर आगे इंक्रीज़ हो रहा था, इसमें डिक्रीज़ होता है। सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट के वाष्प दाब में कमी P0A माइनस P1 है, समीकरण 1। अब इसमें देखो हमें 2 तरह के त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज है आपका ये A, B और D और दूसरा त्रिभुज है AC और E। ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो यहाँ पे AB भुजा और P0A सेकंड जो सॉल्यूशन है का वाष्प दाब में जो कमी आएगी वो P0A माइनस P2 के क्या होगी, बराबर होगी। इस तरह से सॉल्यूशन फर्स्ट के हिमांक बिंदु का जो अवनमन होगा वो बराबर होगा TF माइनस T1 के, और सॉल्यूशन सेकंड का हिमांक बिंदु का जो अवनमन है वो TF माइनस T2 के क्या होगा, बराबर होगा। चूँकि विलायक तथा विलयनों के वक्र एक दूसरे के समांतर है तो त्रिभुज ABD और ACE 2 त्रिभुज बताए थे मैंने अभी आपको। कब इसमें ये जो अपने जो ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है इसमें देखो आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, ये एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। अतः त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACE। अतः इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ से क्या होगा, AD अपॉन AE इक्वल टू AB अपॉन AC। और AD और AE की हमारे पास वैल्यू पता है हमें कि AD क्या है, AE क्या है, और AB और AC ये हमारे पास समीकरण 1, 2, 3, 4 से वैल्यू आ चुकी है। तो समीकरण 1, 4, 3 से हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को पुट कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से AD का मान P0A माइनस P1 आ रहा है, AE का मान P0A माइनस P2 आ रहा है, TF माइनस T1, TF माइनस T2, AC का मान आ रहा है
क्या हम P0 A माइनस P1 को ओवरऑल डेल्टा P1 कह सकते हैं? ऐसे ही P0 A माइनस P2 को ओवरऑल डेल्टा P2 कह सकते हैं। ऐसे ही हम टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको TF1 और TF2 कह सकते हैं। तो क्या हम टोटली इसका रिजल्ट देखें तो प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर है, ओवरऑल चेंजेस जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेल्टा TF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राउल्ट के नियम के अनुसार तनु विलयनों के लिए क्या होता है? डेल्टा P अपॉन P0 A इक्वल टू NB अपॉन NA। NB जो है B के मोल और A के मोल, ये हमने कल भी देखा था कि NB और NA क्या होता है। NB इक्वल टू था उसका वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। तो डेल्टा P इक्वल टू ये जो P0 है इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो नेक्स्ट अपने पास जो होगी इक्वेशन वो होगी डेल्टा TF इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P0 A इंटू NB अपॉन NA, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? KA। क्या आ जाएगा? KA। ठीक है। उसके बाद वी नो दैट NB अपॉन NA इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। NB और NA का आपके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इन वैल्यू को जब हम रखेंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू KPA WB अपॉन MB इंटू ये जो लिखा है हमने, ये आपके पास WA अपॉन MA होगा। क्या होगा ये? WA अपॉन MA। इफ K P0 A और WA इक्वल टू क्या हो जाए? 1 हो जाए। ये वैल्यू पूरी किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर होगी। देन क्या होगा? इसके अंदर MB अपॉन WB इक्वल टू 1 मोल और MA इक्वल टू 1000। देन डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू 1 अपॉन 1000। KF जो है स्मॉल KF अपॉन 1000 इक्वल टू कैपिटल KF। कैपिटल KF इज़ द मोलर अवनमन हिमांक बिंदु है जिसको कहते हैं। तो स्मॉल KF की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल KF जो होगा वो होगा 1000 KF फ्रॉम द इक्वेशन 9 एंड 10। फ्रॉम द इक्वेशन 9 एंड 10 डेल TF 1000 KF इंटू MB अपॉन WB इंटू 1 अपॉन MA। यहाँ से हम डेल TF की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1000 जो मल्टीप्लाई में इसको हम इधर ले जाएंगे तो KF इंटू MB अपॉन WB इंटू 1000 अपॉन MA। हिमांक में अवनमन के आधार पर पदार्थ का अनुभार ज्ञात किया जा सकता है। अब ये तो हमने हिमांक निकाला इसका हम यहाँ से वेट भी निकाल सकते हैं। वेट के लिए क्या होगा? WB इक्वल टू KF इंटू MB अपॉन डेल TF इंटू 1000 अपॉन MA। मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है? ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट में कि मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है। यदि किसी विलायक के 1 ग्राम में विलय के 1 मोल को घोला जाए तो बने हुए विलयन के हिमांक अवनमन को अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। चूँकि विलयन तनु लिए जाते हैं अतः यदि 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलकर 1 मोलल विलयन बनाया जाए तो क्या होगा? MB अपॉन WB इक्वल टू 1 मोल एंड MA इक्वल टू 1000 ग्राम। देन डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू 1 अपॉन 1000 KF अपॉन 1000 इक्वल टू KF। यहाँ से हमारे पास ये जो डेफिनेशन है मोलर अवनमन स्थिरांक, ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है। इस तरह से अपन हम जो है वो जो हिमांक में अवनमन है
उसका टेम्परेचर और वेट निकालने का फॉर्मूला है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसका हम देखते हैं हिमांक में जो अवनमन है उसका प्रायोगिक विधि जो होती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है, उसके थ्रू कैसे हम टेम्परेचर है उसको ज्ञात करेंगे। उसके लिए 2 मेथड बता रखे हैं। एक मेथड है आपका बेकमान मेथड और दूसरा आपका है रेस्ट मेथड। ये रोस्ट जो लिखा हुआ है ये दूसरा मेथड अपना होता है रेस्ट मेथड, RAST, रेस्ट मेथड होता है। देखो फर्स्ट मेथड की बात करेंगे पहले अपन कि क्या होता है ये। फर्स्ट मेथड में हम देखेंगे, रेस्ट मेथड में सबसे पहले हम बेकमान मेथड में देखेंगे। तो बेकमान मेथड में देखो सबसे पहले ये आपको एपरेटस दिख रहा होगा कि किस तरह से इसका एपरेटस तैयार किया जाता है। इसमें बेकमान थर्मामीटर लगा होता है, एक विलोडक होता है, एक पार्श्व ट्यूब होती है, एक आपके पास हिमांक मिश्रण होता है, हिमांक बिंदु नली होती है, कांच की नली होती है इसमें, और ये बेकमान उपकरण होता है। ये कैसे वर्किंग करता है और इसके द्वारा हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, इसके जो हिमांक बिंदु है उसको। इस विधि में काम आने वाले उपकरण में 3 भाग होते हैं। सबसे पहले इसमें कितने पार्ट होते हैं? 3 भाग होते हैं। अंदर की तरफ हिमांक नली लगी होती है। सबसे अंदर की तरफ क्या होती है? हिमांक बिंदु नली लगी हुई है, ये आपको दिख रही होगी हिमांक बिंदु नली, जिससे में बेकमान थर्मामीटर लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? बेकमान थर्मामीटर तथा विलोडक लगा हुआ था। विलोडक का काम क्या होता है? इसको मिक्स करने का। इसमें एक पार्श्व नली लगी होती है जिसमें विलय को क्या करवाया जाता है? प्रवेश कराया जाता है। ये पार्श्व नली है, इसमें विलय को प्रवेश कराया जाएगा। भीतरी नली को घेरे हुए बाह्य नली प्रेजेंट होती है जो कांच की बनी होती है और जैकेट का कार्य करती है, जिससे भीतरी नली का हो ठंडी हो जाए। इसमें बाहर की तरफ जो बाहरी जैकेट है वो बाहर की तरफ आइस डाल दी जाती है जिससे कि अंदर वाली नली को ठंडा करने का काम करे। सबसे बाहर की तरफ कांच की नली होती है, सबसे बाहर की तरफ ये जो है कांच की नली होती है या कांच का जाल होता है जिसमें हम हिम मिश्रण जो होता है ये हम आइस कह सकते हैं, और एक विलोडक लगा हुआ था। दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये विलोडक लगा हुआ है और ये भी इसमें आइस भरी हुई है ना। इस तरह से इसमें पहले इसमें जो एपरेटस काम में लिए जा रहे हैं वो होते हैं इसके, ठीक है। अब इसकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है, इसकी विधि क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि इस विधि में काम आने वाले उपकरण के 3 भाग होते हैं। अंदर की तरफ हिमांक नली होती है जिसमें बेकमान थर्मामीटर तथा विलोडक लगा होता है तथा इसके पार्श्व नली लगी होती है जिसमें विलय को प्रवेश कराया जाता है। भीतरी नली को घेरे हुए बाह्य नली प्रेजेंट होती है जो कांच की बनी होती है और जैकेट का कार्य करती है, जिससे भीतरी नली का शीतलन धीरे धीरे हो जाता है। सबसे बाहर की तरफ कांच का जाल होता है जिसमें हिम मिश्रण या हम कह सकते हैं आइस और एक विलोडक लगा होता है। अभी वर्किंग कैसे करता है? सर्वप्रथम हिमांक नली को साफ करके विलायक की तुली हुई मात्रा ऐड की जाती है तथा विलोडक की सहायता से मिक्स करते हुए बेकमान थर्मामीटर की सहायता से टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। जिस बिंदु पर टेम्परेचर स्थिर हो जाता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। और अब इस हिमांक नली जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसको कुछ देर के लिए नॉर्मल होने के लिए रख दिया जाता है। फिर इसमें कुछ पार्ट जो है तुला हुआ किसकी सॉल्यूट की ऐड की जाती है और पुनः हिमांक नली को कांच के जाल में रख देते हैं। अब इस विलायक के हिमांक बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और दोनों टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा उसके आधार पे हम हिमांक का अवनमन ज्ञात कर लेंगे। तो विलायक का हिमांक बिंदु TF, विलायक का हिमांक बिंदु जो है वो TF माइनस क्या होगा? T1। ओवरऑल जो हिमांक बिंदु में चेंजेज आया वो क्या होगा? डेल्टा TF। इस तरह से आप इसमें हम बेकमान थर्मामीटर की हेल्प से जो एक्सपेरिमेंटली इसका मेज़रमेंट है टेम्परेचर का हिमांक का वो है वो ज्ञात कर लिया जाता है। अब सेकंड मेथड जो है इसका वो है रोस्ट विधि। ये ट है, डे नहीं है। रोस्ट विधि और रोस्ट कैम्फर विधि, क्या कहते हैं इसको? रोस्ट विधि या रोस्ट कैम्फर विधि। इस विधि में ऐसे विलयन को चुना जाता है जिसमें मोलल अवनमन स्थिरांक KF का मान क्या हो? अधिक हो। एग्जाम्पल है इसका कपूर। इस विधि में मोलल अवनमन स्थिरांक का मान अधिक होने के कारण हिमांक का अवनमन अधिक दिखाते हैं, अतः इस विधि में त्रुटि की संभावना कम होती है। सबसे अच्छी विधि इसलिए मानते हैं इसको कि इसमें कोई सी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आती।
इस विधि में साधारण थर्मामीटर का प्रयोग भी कर लेते हैं, जबकि जो बेकमान अभी मेथड पढ़ा था उसमें हम किस थर्मामीटर का यूज करते थे, बेकमान थर्मामीटर का ही यूज करते थे। इस विधि में एक नलिका में कैम्फर तथा अवाष्पशील विलय की अलग अलग तुली हुई मात्रा लेकर के गर्म करते हैं और जब तक गर्म किया जाता है जब तक कि दोनों एक समांगी मिश्रण बन जाए। अब इसे ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद इस मिश्रण की थोड़ी सी मात्रा केस नली में लेकर के उसका गलनांक ज्ञात कर लिया जाता है। इसी प्रकार शुद्ध कपूर का हिमांक बिंदु तथा विलयन के या मिश्रण के हिमांक बिंदु के अंतर के आधार पर हिमांक का अवनमन ज्ञात किया जाता है। इस विधि बेकमान विधि की तुलना में उत्तम विधि मानते हैं, क्योंकि इस विधि में पदार्थ की कम मात्रा में ही प्रयोग संभव हो सकता है। वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट लिया जाता है बेकमान में, इसमें थोड़ा सा अमाउंट लेकर के ही हम टेम्परेचर का डिफरेंस है या हिमांक में जो अवनमन हुआ है उसको ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से आज हमने इस लेक्चर के माध्यम से ये समझा है कि हिमांक जो है उसका अवनमन किस तरह से होता है। हिमांक का अवनमन किस तरह से होगा उसके लिए हमने पूरी डेरिवेशन देखी है। ग्राफ बनाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है। फिर इससे हम टेम्परेचर का डिफरेंस, मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देन एक्सपेरिमेंटली जो है वो किस तरह से इसको ज्ञात किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली के मेथड के थ्रू। तो इसके लिए दो मेथड हमने यूज़ किए, एक बेकमान मेथड होता है, दूसरा रेस्ट मेथड होता है। बेकमान की तुलना में रेस्ट मेथड जो होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, इसी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए जो पदार्थ यूज करते हैं उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। ज़्यादा अमाउंट में हमें पदार्थ लेने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कि इस पदार्थ की जो क्वांटिटी है उसको वेस्ट किया जाए। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस मेथड को ज़्यादा यूज करेंगे। चलिए, आज का इस लेक्चर के थ्रू आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।